ओके गाइस, तो अब हमारा नया चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, अब हमारा न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अंश पूंजी के लिए लेखांकन। ठीक है, तो बातें नहीं, तो इस चैप्टर का बेसिक जो भी है वो हम आपको क्वेश्चन में ज्यादातर बताने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम बेसिस हम लोग अपने क्वेश्चन में कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, पूरा फोकस अपना मेरे कॉन्सेप्ट पे रखना है। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम बेसिस कवर करूंगा, क्योंकि अलग से बेसिस में हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी बात बता देते हैं। कंपनी होती है, कंपनी को अपना फंड अरेंज करना होता है, अपने बिजनेस को रन करना होता है, तो कैपिटल की नीड होती है। तो कंपनी ये कैपिटल अपनी शेयर्स के थ्रू कलेक्ट करती है। कंपनी की जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ईच फ्रैक्शन और ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। ठीक है, इतनी बात सबके समझ में आ गई अच्छे से। तो ये था हमारा शेयर कैपिटल का मीनिंग। चैप्टर नेम हो गया हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ओके, तो देखिए इस कॉन्सेप्ट के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस चूज किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल 22 आरसी अग्रवाल, एग्जाम्पल 22 आरसी अग्रवाल से शुरू कर रहे हैं। आरसी अग्रवाल मतलब संजय साहित्य भवन। पीछे वाला गेट बंद कर देना बेटा, सबसे लास्ट वाला। संजय साहित्य भवन, बोलिए नहीं, लास्ट वार्निंग है ये। एग्जाम्पल 22 आरसी अग्रवाल, संजय साहित्य भवन। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, बाकी पीडीएफ आपको क्वेश्चन की मिली जाएगी डिस्क्रिप्शन में। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसने बोला है एक कंपनी ने 100 रुपए वाले 1000 समता अंश जनता को प्रस्तुत किए। राशि निम्न अनुसार देय थी। आवेदन पर 30 रुपए, ब्रैकेट में लिखा है 10 रुपए प्रब्याज सहित। आवंटन पर 50 रुपए, प्रथम एवं अंतिम याचना पर 30 रुपए। 3000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। 1000 अंशों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया और आवेदन राशि लौटा दी गई। शेष आवेदकों को यथानुपात आवंटन किया गया। ठीक है, और आवेदन पत्रों का अतिरिक्त धन आवंटन में प्रयुक्त किया गया। आवेदन पत्रों का अतिरिक्त धन आवंटन में प्रयुक्त किया गया। ठीक है भाई, आगे सुनते हैं। इसके बाद इसने बोला है, हाँ जी, तो यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ ही दिया। प्रोरेटा अलॉटमेंट भी है इसमें। एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमम टॉपिक विद ऑल कॉन्सेप्ट्स कवर करने की कोशिश की गई है। आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा, बड़ी खूबसूरती से हमने क्वेश्चन समझा रहे हैं और आपको समझना है। ठीक है जी, तो आगे इसके अलावा इसने बोला है आवेदन पत्रों का अतिरिक्त धन आवंटन में प्रयुक्त किया गया। ओके, एक्स जिसे 100 अंश का आवंटन किया गया था ने आवेदन के अलावा कोई भी राशि नहीं चुकाई। अंशों का निर्गमन पूर्ण हुआ और शेष आवेदकों ने अपनी राशि देय होने पर चुका दी। ठीक है, एक्स के अंश जब्त कर लिए गए और 50 रुपये प्रति अंश के हिसाब से वाई को पूर्णदत्त निर्गमित कर दिए गए। जर्नल प्रविष्टियां कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो गाइज उसने हमसे इस क्वेश्चन में पूछी है जर्नल एंट्रीज, लेकिन हम लोग जर्नल एंट्री करने के साथ साथ उससे भी पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि उस टेबल की मदद से आप लोग बड़ी आसानी से कैलकुलेशंस पहले से करके रख पाओगे और माइंड भी सेट रहेगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको टेबल बनाना भी सिखाऊंगा और जर्नल एंट्री करना भी सिखाऊंगा। ओके, तो देखिएगा, एग्जाम्पल है बेटा हमारा एग्जाम्पल 22 आरसी अग्रवाल। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं शेयर। हमारे जो शेयर है वो समता अंश है, इक्विटी शेयर। यहां हम लिखेंगे सबसे पहले इक्विटी शेयर। टेबल बनाना सीखेंगे ध्यान से। इक्विटी शेयर लिखेंगे बेटा। हमारा एक शेयर है 100 रुपए का और 1000 शेयर हमने जनता को अलॉट किए हैं, सॉरी ऑफर किए हैं। अलॉट वर्ड यूज नहीं कर सकते। 1000 शेयर्स हमने पब्लिक को ऑफर किए हैं कि आइए और हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो 1000 शेयर्स हैं हमारे और एक शेयर कंपनी का है 100 रुपए का, राइट।
तो अभी फिर ये जो 100 रुपये हैं ये हमने एक साथ नहीं मांगे। अगर हम इस पैसे को, इसी क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताने हैं, अगर हम इस पैसे को एक साथ डिमांड करते तो ये कहलाता आपका, ये चीज क्या कहलाती, लमसम पेमेंट में, लमसम मेथड होता है ये, ठीक है। जो आप पैसा अरेंज कर रही है कंपनी, वो लमसम मेथड से मनी अरेंज कर रही है, कैपिटल अरेंज कर रही है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमारा लमसम मेथड नहीं है। हमारा कौन सा मेथड है इस वाले क्वेश्चन में? हमारा जो मेथड है वो है हमारा इंस्टॉलमेंट मेथड, क्योंकि कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे ले रही है। पहली इंस्टॉलमेंट बेसिकली होती है एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है अलॉटमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट होती है फर्स्ट कॉल, फोर्थ इंस्टॉलमेंट होती है सेकंड कॉल, समटाइम्स पांचवी इंस्टॉलमेंट भी कभी कभी हो जाती है किसी क्वेश्चन में, वो होती है फिर थर्ड एंड फाइनल कॉल। अदरवाइज 4 इंस्टॉलमेंट है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल हो गई फोर्थ इंस्टॉलमेंट, अदरवाइज 3 इंस्टॉलमेंट है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या था बेटा, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, 3 इंस्टॉलमेंट है। और गाइज ये जो शेयर्स होते हैं ना, कंपनी 2 तरीके से इश्यू कर सकती है, पार पे भी कर सकती है और प्रीमियम पे भी कर सकती है। इस पार पे करेगी तो जो एक शेयर की फेस वैल्यू है, जैसे इस क्वेश्चन में 100 रुपये है तो 100 रुपये पे ही देगी कंपनी। इसे कहते हैं सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन, पार पे, रेट टू रेट शेयर्स पब्लिक को ऑफर करना, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी अपने शेयर की फेस वैल्यू से बढ़ी हुई कीमत पब्लिक से मांगती है तो इसको बोलते हैं प्रीमियम पर शेयर इश्यू करना। तो इस वाले क्वेश्चन में प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसमें कंपनी ने जो प्रीमियम डिमांड किया है वो 10 रुपये, जिसे हिंदी में प्रब्याज कहते हैं। और बच्चों ये एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये प्रीमियम वैसे तो कंपनी जिस इंस्टॉलमेंट पे चाहे ले सकती है। कंपनी चाहे एप्लीकेशन पे ले सकती है, कंपनी चाहे अलॉटमेंट पे ले सकती है, कंपनी चाहे फर्स्ट सेकंड कॉल किसी भी कॉल पे ले सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी थोड़ा प्रीमियम एक इंस्टॉलमेंट पे ले ले, एप्लीकेशन पे ले ले या अलॉटमेंट पे ले ले, थोड़ा प्रीमियम दूसरी इंस्टॉलमेंट पे ले ले, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कहे तो आपको जो प्रीमियम है वो हमेशा अलॉटमेंट पर क्लेम करना है। कंपनी जो प्रीमियम क्लेम करेगी वो कहाँ पर करेगी? विदाउट इंफॉर्मेशन, अलॉटमेंट पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो खैर उसने प्रीमियम जो है वो एप्लीकेशन पे लिया है, कोई बात नहीं। 10 रुपये का प्रीमियम है, 30 रुपये का पहले, सबसे पहले आप अपनी इंस्टॉलमेंट के प्राइस को ऐड करके देखना। क्वेश्चन में लिखा है 30 रुपये आवेदन पर, 50 रुपये आवंटन पर, 30 रुपये प्रथम एवं अंतिम याचना पर। आप इसको जोड़ोगे तो 30 और 50 80 और 30 110 होते हैं, जबकि होने चाहिए 100। इसका मतलब ये इंस्टॉलमेंट्स में प्रीमियम इंक्लूड है, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन पर 30 रुपये दिए हुए हैं जिसमें ब्रैकेट में लिखा है 10 रुपये प्रब्याज सहित, इसका मतलब ये जो एप्लीकेशन है वो आपकी मानी जाएगी 20 + 10, क्योंकि 30 रुपये के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है। गलती मत करना, 30 में अलग से इंक्लूड कर दो, मतलब दोबारा जोड़ दो, गलत हो जाएगा वो। इसके बाद अलॉटमेंट पर कंपनी ने मांगे हैं 50 रुपये, ठीक है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कंपनी ने मांगे हैं आपसे 30 रुपये। 20 और 50 70 और 30 100 और 10 रुपये का प्रीमियम। फिर बच्चों यहाँ एक चीज़ होती है ड्यू, फिर एक चीज़ होती है रिसीव्ड। सबसे पहले जो एक्शन होती है कंपनी के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, वो होती है कि कंपनी को, जो कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए हैं नंबर ऑफ शेयर्स, कि भैया आओ और इतने शेयर्स हमारी कंपनी में खरीद लो। अब ये देखना पड़ता है कि लोग बाग, अगर जैसे कंपनी ने 1000 शेयर्स ऑफर किए हैं, पूरे 1000 शेयर्स आ जाते हैं तो ये कहलाता है कि ये इसे कहते हैं कि मतलब फुल सब्सक्रिप्शन हो गया। जितना कंपनी ने ऑफर किया था लोगों को, इन्वाइट किया था लोगों को शेयर्स खरीदने के लिए, उतने ही शेयर्स लोगों ने खरीदे। लेकिन अगर लोग बाग ज़्यादा खरीदते हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। लोग ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी या टोकन मनी कंपनी के पास भेज दें तो वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है। और लोग बाग अगर जितना कंपनी ऑफर कर रही है उससे भी कम सब्सक्राइब करे तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो ओवर सब्सक्रिप्शन का है, क्योंकि जब आप अपना क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 3000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। तो इसका मतलब जो हमें एप्लीकेशंस मिली हैं वो 3000 शेयर्स के लिए मिली है। तो जो एप्लीकेशंस पर पैसा आता है वो केवल एप्लीकेशन मनी के हिसाब से आता है, ना कि पूरे शेयर के हिसाब से नॉर्मल केसेस में। तो 3000 शेयर्स का 20 और 10 30 रुपीज़ के हिसाब से हमारे पास पैसा आया होगा। तो 3000 × 30 दैट इज़ 90,000, ठीक है। 90,000 रुपये हमको मिल गए। अभी हमें क्या करना है, कंपनी इन 3000 अंशों को किस प्रकार से, किस खूबसूरती से 1000 अंशों में कन्वर्ट करेगी, क्योंकि कंपनी किसी भी हालत में इससे ज़्यादा शेयर्स अभी इश्यू नहीं कर सकती, या फिर इससे ज़्यादा के शेयर्स इनको अलॉट नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी को नीड नहीं है। अगर कंपनी को नीड होती तो कंपनी पहले ही नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा इश्यू करती ना। कंपनी को नीड ही कितने की है? 1000 शेयर्स की। कंपनी पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन बनी गई? 3000 पर। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेटा।
एक ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में 2-3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कभी कभी कंपनी क्या करती है कि जो एक्सेस मनी आया है, जो एक्सेस शेयर्स आए हैं, उनका पैसा रिफंड कर देती है कि भाई हम नहीं दे रहे आपको शेयर्स, ये लो 1000 शेयर्स को 1000 शेयर्स तक हमने पैसा अलॉट कर 1000 शेयर्स तक शेयर्स अलॉट कर दिए, बाकी के जो एक्स्ट्रा शेयर्स है कंपनी लौटा देती है। कभी कभी कंपनी क्या करती है, प्रोरेटा अलॉटमेंट कर लेती है। प्रोरेटा अलॉटमेंट में क्या होता है, कुछ शेयर होल्डर्स को, मतलब सभी शेयर होल्डर्स को, सॉरी सारे के सारे एप्लीकेंट्स को, जितने भी कंपनी में आवेदक हैं सारे के सारे एप्लीकेंट्स को कुछ ना कुछ शेयर्स कंपनी दे देती है। इसे कहते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट। मतलब हर एक शेयर होल्डर को, हर एक एप्लीकेंट को शेयर मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना वो मांग रहा है, कम मिलेगा। जैसे मान के चलिए सपोज ये राम है, राम ने 100 शेयर्स कंपनी से मांगे हैं, तो इसको 100 नहीं मिलेंगे, मान लो 80 दे दिए, 60 दे दिए, 50 दे दिए, वो जो भी उनके पैरामीटर्स हो, ठीक है ना। तो इस प्रोसीजर को कहते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट। और एक होता है कि आपका जो एक्सेस शेयर्स हैं, कुछ शेयर होल्डर्स को पूरा शेयर्स दे दिए, कुछ एप्लीकेंट्स को पूरे शेयर्स दे दिए, बाकी के रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को एक भी शेयर नहीं दिया, तो ये फिर होता है कि उसमें एक्सेस हम जो भी होता है उनको लौटा देते हैं, ठीक है। और प्रोरेटा अलॉटमेंट में फिर किस खूबसूरती से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो हमारा प्रोरेटा का ही है। देखिए इसमें बोला गया है कि 3000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, 1000 अंशों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया और आवेदन राशि लौटा दी गई। मतलब कंपनी ने क्या करा है, कुछ कैटेगरी बनाई है। कंपनी ने देखा कि भाई 3000 अंशों पर आवेदन राशि आई है, कंपनी ने कहा, कंपनी ने एक बॉक्स में से देखा कि भाई हाँ, तो 1000 अंशों के जो आवेदक हैं उनका पैसा कंपनी रिटर्न कर रही है। मतलब 100% प्रोरेटा नहीं कर रही है। इस क्वेश्चन के अंदर प्रोरेटा भी है और फुल्ली रिजेक्शन कैटेगरी भी है। कुछ कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे हैं, कुछ एप्लीकेंट्स की ऐसी कैटेगरी है जिसे कंपनी ने फुल्ली रिजेक्शन किया है, क्योंकि आप देख सकते हो 3000 शेयर्स पर एप्लीकेशंस आई हैं, उनमें से 1000 शेयर्स का पैसा कंपनी पूरी तरीके से रिफंड कर रही है। तो ये हो गई 100% रिजेक्शन कैटेगरी, कुछ शेयर होल्डर्स की 100% रिजेक्शन। ये प्रोरेटा नहीं है ना, रिमेनिंग वालों को जो देंगे वो प्रोरेटा हुआ। तो 1000 शेयर्स पर 30 रुपीज के हिसाब से उनका पैसा लौटा दीजिए, 30,000 रुपीज। ये हो गया एप्लीकेशन मनी रिफंड या रिटर्न, ठीक है बच्चों। अब आगे की बात करते हैं। 3000 एप्लीकेशंस थी, जिसमें से 1000 एप्लीकेशंस पर पैसा हमने लौटा दिया। अब हमारे पास कितनी एप्लीकेशंस बच रही बच्चों, 2000 एप्लीकेशंस। 2000 एप्लीकेशंस पर हम कितना शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, 1000, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ उसने बोला है, हाँ बोला भी है, शेष आवेदकों को प्रोरेटा आवंटन किया गया, मतलब यथानुपात आवंटन किया गया। तो देखिए प्रोरेटा में क्या होता है कि 2000 शेयर होल्डर्स बचे, उनको कितने शेयर्स दे रहे हो आप, 1000। 2000 शेयर्स को आप 2000 एप्लीकेशंस को आप 1000 शेयर्स अलॉट कर रहे हो, 2000 एप्लीकेंट्स को 1000 शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो। तो जो इनका 1000 शेयर्स का पैसा है, क्योंकि आप सभी लोगों ने आप में से कुछ लोगों ने 2000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी भेजी, आप ही लोगों को मैंने सबको, जो बचे हुए हैं उन सबको 1000 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो आप ही लोगों का पैसा एक्सेस मेरे पास बचा होगा। वो कोई अलग लोग नहीं होंगे जिनका पैसा बचा हुआ है, आप ही लोग हैं, क्योंकि आपको जितना आप डिमांड कर रहे हो उससे कम दे रहा हूं मैं। तो 1000 शेयर्स जो बचे आप लोगों का, उनको मैं पैसे में कन्वर्ट कर लूंगा 30 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है भी एप्लीकेशन मनी से ही हो रहा होता है। 1000 जो बचा, 2000 में से 1000 लेस करके जो बचा वो भी 1000 ही है। यहाँ अभी 500 होता तो फिर यहाँ 1500 बच जाता, ठीक है। तो 1000 इंटू 30, तो ये कितना हो गया, 30,000 रुपीज़। ये होती है एडजस्टेड। ये जो एक्सेस पैसा बचता है इसको हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं प्रोरेटा के अंदर। अब बहुत प्यार से मेरी एक बात समझो कि एडजस्ट कहाँ करते हैं बेटा। एडजस्ट करने के लिए या तो क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हो, और अगर क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए हैं तो हम इस एक्सेस पैसे को केवल और केवल अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब अगली इंस्टॉलमेंट पर एडजस्ट कर सकते हैं। फिर
अगर बच जाता है इसमें से एडजस्ट करने के बाद पैसा तो रिफंड करना पड़ेगा हमें। और अगर वो बोले कि भैया अलॉटमेंट के साथ साथ आगे की कॉल्स पर भी आप एडजस्ट करो इस एक्सेस मनी को, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे आगे की कॉल्स के लिए, अदरवाइज आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, लेट्स चेक। शेष आवेदकों को यथानुपात आवंटन किया गया और आवेदन पत्रों का अतिरिक्त धन आवंटन राशि में प्रयुक्त किया गया। तो केवल अलॉटमेंट तक आपको एडजस्ट करना है। तो अब आप कैसे एडजस्ट करोगे वो समझो। देखो एडजस्ट कैसे करेंगे उसको चेक करना पड़ेगा अपन को पहले। उससे पहले आप चेक कैसे करेंगे गाइस कि आपने इन लोगों को कितने शेयर अलॉट किए हैं, 1000। जिन लोगों ने 2000 शेयर मांगे थे आपने उनको शेयर अलॉट कितने किए हैं, 1000। तो जो भी डिमांड आप करेंगे वो 1000 से करेंगे। तो कितनी डिमांड करेंगे आप, 1000 से 50 के हिसाब से। पहले तो ये वो कर दो, अलॉट कर दो। 1000 इंटू 20 20,000, 1000 इंटू 10 10,000, तो ये हो गया 30,000। ये होती है ड्यू करना या फिर एप्लीकेशन के अमाउंट को एडजस्ट कर अलॉट करना। एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट से जो पैसा आया है उनको अपनी कैपिटल में कन्वर्ट करना, ठीक है, या इस अमाउंट, इसको ड्यू की एंट्री भी बोलते हैं। तो अब हमारी 2 एंट्रीज हो गई, मतलब 2 स्टेप्स अब हमारी हो गई। अब हम कुछ टाइम बाद इनसे जब वो मांगेंगे क्या, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगेंगे जिसका नाम है अलॉटमेंट। तो अब हम कितने शेयर होल्डरों से मांगेंगे, 1000 से। क्या डिमांड आएगी हमारी, 1000 इंटू 50 करोगे तो 50,000। लेकिन पूरा 50,000 रुपया नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इन्हीं लोगों का कुछ पैसा हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एक्सेस पड़ा हुआ है। तो पूरे 30,000 रुपये माइनस एकदम से मत कर देना। अभी सर आपने बोला ना कि 30,000 को एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे, करना लेकिन चेक करने के बाद। और चेक करने का तरीका हर क्वेश्चन में आपको समझ लीजिए। आपने इन लोगों को शेयर्स कितने अलॉट किए हुए हैं, 1000। कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, 1000। और आपको अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए, एक शेयर पर कितने पैसे चाहिए अलॉटमेंट पर, 50। तो आपका अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट चाहिए, 50,000। समझ में आ रहा है ना। लेकिन आपके पास पड़े कितने हैं, 30,000। यानी कि आपको चाहिए ज्यादा लेकिन पड़े हैं आपके पास कम। तो पूरा की पूरा पैसा आपका अलॉटमेंट पर यूटिलाइज हो जाएगा। सपोज ये होता 20,000 और ये होता 30,000, तो पूरे 30,000 आप यहां से माइनस नहीं कर सकते थे, सिर्फ उतना कर सकते थे जितना आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन यहां तो आपके पास पड़ा ही कम है और चाहिए ज्यादा, तो पूरा की पूरा पैसा 30,000 रुपये आपका यहां पर एडजस्ट हो गया। यहां लिखेंगे एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। घर जाके बार बार सुनिएगा, इस स्टेप को समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। ये 20,000 हो गया। और फिर आप 1000 के हिसाब से 30 की डिमांड करोगे तो आपका बनेगा 30,000। अब रिसीविंग के टाइम पर कोई पंगा तो नहीं है, वो देख लेते हैं। देखिए आगे कह रहा है एक्स जिसे 100 अंशों का आवंटन किया गया था। बेटा इन 1000 में से एक व्यक्ति है एक्स, जिन लोगों के पास 1000 शेयर्स है उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति है एक्स, जिसे हमने कितने शेयर्स अलॉट किए थे बच्चों, 100। एक्स जिसे 100 अंशों का आवंटन किया गया था ने आवेदन के अलावा कोई राशि नहीं चुकाई। गाइस पहले यह समझना पड़ेगा कि एक्स किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अभी आप अगर अपने क्वेश्चन को गौर से देख रहे हो तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 कैटेगरी हैं। लिसन, इस क्वेश्चन के अंदर, हमारे पूरे क्वेश्चन के अंदर 2 कैटेगरी हैं। एक है फुल्ली रिजेक्शन कैटेगरी, 1000 एप्लीकेंट्स को हमने एक भी शेयर नहीं दिया था और उनका पैसा हमने लौटा दिया था, ये लौटाया था ना। और दूसरी कैटेगरी थी 2000 एप्लीकेंट्स को हमने कितने शेयर दिए थे, 1000। थोड़ा और साफ लिख देते हैं ऐसे, इसके नीचे थोड़ा कैटेगरी बनाना सिखा देते हैं आपको। 2000 को हमने कितने शेयर्स दिए थे, ये होते हैं एप्लीकेंट्स, ये होते हैं शेयर होल्डर, ठीक है। तो इस तरीके से 3000 एप्लीकेंट्स को आपने कितने शेयर्स अलॉट किए थे, 1000। समझ में आ रहा है ना। तो 3000 को आपने 1000 किए थे। तो इसमें कितनी कैटेगरी थी आपकी इस क्वेश्चन के अंदर, 2। एक थी फुल्ली रिजेक्शन कैटेगरी और एक थी प्रो रेटा अलॉटमेंट कैटेगरी। तो आपको यह देखना पड़ेगा जो शेयर होल्डर डिफॉल्टर हो रहा है, जो पैसा नहीं दे पा रहा उसे डिफॉल्टर माना जाएगा। जो शेयर होल्डर डिफॉल्टर होने की कोशिश कर रहा है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, पहले आपको यह समझना पड़ेगा। वो कह रहा है देखो आपने 1000 को कोई भी शेयर दिया है क्या, तो इसका मतलब कि वो पहली कैटेगरी को तो बिलोंग करता नहीं होगा क्योंकि शेयर ही नहीं दिया आपने। तो सिर्फ एक ही कैटेगरी बच रही है। इसका मतलब जो मिस्टर एक्स है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, प्रो रेटा अलॉटमेंट वाली कैटेगरी को बिलोंग करता है। और जब कोई शेयर होल्डर जो कि डिफॉल्टर हो रहा है
वो प्रोरेटा कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो आपको एक फॉर्मूला लगा करके आपको एक चीज सबसे पहले फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर बाय डिफॉल्टर शेयर होल्डर और नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर बाय डिफॉल्टर शेयर होल्डर। वाओ, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर बाय डिफॉल्टर शेयर होल्डर एंड नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर टू डिफॉल्टर शेयर होल्डर। कब? जब वो डिफॉल्टर हो और प्रोरेटा कैटेगरी को वो बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक्स जिसको नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स है 100। सर आपको कैसे पता कि अलॉटेड शेयर है? यहां लिखा है ना भाई क्वेश्चन में, एक्स जिसे 100 अंशों का आवंटन किया गया था, मतलब हमने उसको कितने शेयर्स अलॉट किए? 100। तो यहां पर दो चीज में से एक चीज तो हमें मिल गई, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर टू एक्स कितने हैं? 100। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है फॉर्मूला लगा के? नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर बाय एक्स। और उसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, लगेगा जब वो डिफॉल्टर शेयर होल्डर प्रोरेटा कैटेगरी को बिलोंग करता होगा। इस क्वेश्चन को जो बच्चा बहुत ध्यान से सुन रहा होगा, बिकॉज इट इज नॉट अ कंप्लीट कोर्स, इट इज अ क्रैश कोर्स, तो बातें सिर्फ क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग होंगी। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर आप सब अच्छे से पढ़ के आए हैं। चलिए, तो अभी आप देखिए नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर बाय एक्स। इसके लिए गाइस फॉर्मूला होता है, जब आपको अलॉटेड शेयर दिए हुए होते हैं डिफॉल्टर की, अप्लाइड निकालने होते हैं, तब देखिए उसका क्या फॉर्मूला होता है। अलॉटेड गिवन है ना, तो यहां लिखते हैं आप टोटल अप्लाइड शेयर ऑफ प्रोरेटा ग्रुप। अपनी तरफ से बना दिया मैंने क्वेश्चन, टोटल अप्लाइड शेयर बाय प्रोरेटा ग्रुप, ठीक है, अपॉन टोटल अलॉटेड शेयर्स टू प्रोरेटा ग्रुप, टू दैट पर्टिकुलर प्रोरेटा ग्रुप। क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर आगे जो हम अपकमिंग क्वेश्चंस करेंगे, अभी इस वाले क्वेश्चन में तो केवल एक प्रोरेटा का ग्रुप है, अभी हम अपकमिंग क्वेश्चंस करेंगे उसमें मल्टीपल प्रोरेटा ग्रुप्स होंगे, तो आपको इंडिविजुअली हर एक ग्रुप को सॉल्व करना आता होगा, तो क्वेश्चन में 10 प्रोरेटा हो, 10 की 10 को सॉल्व कर ले जाओगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। इसीलिए आपको बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाते हुए जा रहा हूँ, नहीं अब तक तो कब का क्वेश्चन खत्म हो गया होता है, बट मैं एक ही क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब मल्टीपल प्रोरेटा निकल के आएगा क्वेश्चन के अंदर, तो वहां आपको हर एक ग्रुप के साथ यही इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट लगाना है। तो टोटल अप्लाइड शेयर बाय प्रोरेटा ग्रुप अपॉन टोटल अलॉटेड शेयर टू दैट प्रोरेटा ग्रुप इनटू नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स टू डिफॉल्टर शेयर होल्डर। ठीक है, तो अब देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप चेक करिए, टोटल अप्लाइड शेयर बाय प्रोरेटा ग्रुप। गाइस दिस इज नॉट टोटल अप्लाइड शेयर, एक्चुअली इसमें तो दो ग्रुप्स है ना, फुली रिजेक्शन ग्रुप इज ऑलरेडी इनबिल्ट इन दैट टोटल। ठीक है, तो टोटल अप्लाइड शेयर बाय प्रोरेटा ग्रुप इज 2000। ठीक है, तो 2000 रखेंगे अब यहां पर, टोटल अलॉटेड शेयर टू प्रोरेटा ग्रुप दैट इज 1000। ठीक है, घर जाके आराम से सुनिएगा और आज ही सुनिएगा वीडियो को, जैसे ही मैं डाल दूंगा तुरंत सुनने की कोशिश कीजिएगा, ताजी ताजी दिमाग में रहेगा। और आप अगर नहीं सुनेंगे, 2-4-5 दिन बाद सुनेंगे, पिक्चर खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि 4-5 दिन में तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर टू डिफॉल्टर शेयर होल्डर। तो भैया डिफॉल्टर शेयर होल्डर को क्वेश्चन में कितने शेयर अलॉट किए गए? 100। और ये हम किसके लिए कर रहे हैं? एक्स के लिए। तो इसके जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर के नंबर आ रहे हैं वो है 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका मतलब उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था? 200 शेयर्स के लिए। और हमने कितने शेयर्स उसको अलॉट किए? 100 शेयर्स। तो एक्सिस नंबर ऑफ एक्सिस शेयर्स 200 माइनस 100 इजिकल टू 100 शेयर उसके एक्स्ट्रा है। अगर हम इस शेयर्स को मनी में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? एक्सिस मनी, एक्स की एक्सिस मनी कितनी है? 100 इंटू, क्योंकि जो भी वो कुछ देगा वो एप्लीकेशन के हिसाब से देगा, तो उसने 30 रुपए के हिसाब से हमें दिया होगा, तो उसके 3000 रुपए हमारे पास क्या है बच्चों? एक्सिस है। एक्स का जो एक्सिस मनी है हमारे पास वो कितना है? 3000। सर ये निकाला क्यों है? भैया इसीलिए निकाला है क्योंकि तुम उसको बेइज्जती दे रहे हो, डिफॉल्टर डिफॉल्टर डिफॉल्टर, घंटा डिफॉल्टर। अब डिफॉल्टर पर कैसे? ऐसे कि सर उसके पास 100 शेयर है, उससे हमने अलॉटमेंट मांगी, सर वो 5000 रुपये नहीं दे पाया, 5000 रुपये से डिफॉल्टर है घंटा, जो उसके पापा के 3000 रुपये पड़े वो नहीं देखोगे? ठीक है ना, तो ऐसे 5000 रुपये से वो डिफॉल्टर नहीं हो, 5000 रुपीज से वो डिफॉल्टर नहीं हो सकता, क्योंकि उसका 3000 रुपीज एक्सेस है। भाई उसको एडजस्ट करिए आप,
ऑलरेडी यू हैव एडजस्टेड इन दैट 30,000 अमाउंट, ठीक है। तो 2,000 रुपीज से आप उसको डिफॉल्टर बोलिए, तब उसे भी अच्छा लगेगा। तो यहां से 2,000 रुपये वो नहीं दे पाएगा, तो बाकी का पैसा कितना आ जाएगा, 18,000। तो ये हो गया कॉल इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। ये वो अमाउंट है जो अलॉटमेंट पर नहीं आया, ठीक है। फिर जब वो अलॉटमेंट नहीं दे पाया तो डेफिनेटली वो फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पाया होगा। तो भैया 100 इंटू फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्टर तू 30 रुपए से 3,000 ऑन फर्स्ट कॉल, तो ये भी माइनस कर लो। तो फाइनली फ्रेश अमाउंट कितना फर्स्ट कॉल पर रिसीव हो गया होगा, 27,000। आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों इसके बाद फिर उसके शेयर्स को फॉरफीचर किया गया है और फिर रीइश्यू किया गया है। तो इस प्रोसीजर को समझने से पहले अपन लोग पहले यहां तक की जनरल एंट्रीज की नंबरिंग कर लेते हैं, और जनरल, क्योंकि पहला क्वेश्चन है ये, तो जनरल एंट्रीज भी कर लेते हैं। उसके बाद फिर फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में आगे और समझाएंगे। देखिए लास्ट में आपसे पूछा क्वेश्चन में यही गया है कि जनरल की प्रविष्टियां कीजिए। तो पहले आपको नंबरिंग करनी होगी, नंबरिंग सिखाता हूं। सबसे पहले आप करते हैं एप्लीकेशन रिसीव्ड की एंट्री। तो ये आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, फर्स्ट एंट्री। यहां हम छोटी छोटी एंट्रियां करेंगे, जूम करके आप अपनी वीडियो की स्क्रीन को देख सकते हैं, ठीक है। देखिए पहली एंट्री जो हमारी होगी, आप जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे प्रॉपर और उसमें करेंगे जनरल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री नंबर डाल दिया मैंने। फर्स्ट एंट्री जो होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। बात है नहीं, डोंट टॉक, you may go to your home if you want to talk here. To equity share application money, to equity share application account, ठीक है। ये होती है हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट आएगा बच्चों ये 90,000। नरेशन सुन लीजिए, घर जाके लिख लीजिएगा, बीइंग एप्लीकेशन शेयर इक्विटी शेयर, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। इसके बाद अभी हमने जो ये सेकंड प्रोसीजर किया ये वाला, इसमें हमने क्या किया, जो एप्लीकेंट्स थे उनको शेयर्स अलॉट किए, और एप्लीकेशन मनी जो हमारा रिसीव हुआ था, तो उसको हमने जितने शेयर्स हमने जिन लोगों को हमने शेयर्स अलॉट किए हैं, या फिर जितने शेयर्स का हमने अलॉटमेंट किया है, उस एप्लीकेशन के मनी को कंपनी के कैपिटल में कन्वर्ट किया, वो होती है सेकेंड एंट्री। समझ में आ रहा है कि कोई पूछ ले कि सेकंड एंट्री काय की होती है, एप्लीकेंट्स जिनमें से नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में से जितने लोगों को हमने शेयर होल्डर बनाया और जितने शेयर्स उन लोगों को अलॉट किए, उन शेयर होल्डर्स पर, उन शेयर होल्डर्स की जो एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास पड़ी हुई है, अब वो कंपनी की कैपिटल बन गई, तो उस चीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है सेकेंड एंट्री। तो वो एंट्री क्या होगी आपकी सेकेंड एंट्री, कि आपने ये देखो अभी आप उनको शेयर एप्लीकेशन मनी बोल रहे थे ना, अब उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो कंपनी की कैपिटल में। तो शेयर इक्विटी आप लगा लेना आगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ये वाला। और देखिए अगर कंपनी प्रीमियम पर शेयर इश्यू कर रही है, तो वो कंपनी के लिए पास जो प्रीमियम आ रहा है, वो कंपनी के पास एक तरीके से रिजर्व्स है कंपनी के, है ना, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप में जाता है ये प्रीमियम, ये कंपनी का रिजर्व है, क्योंकि कंपनी इस प्रीमियम का यूटिलाइज सेक्शन 54, शायद सेक्शन 54 है, बुक में चेक कर लीजिएगा, 52 या 54 सेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग यूजेस ऑफ प्रीमियम वहां लिखे हुए हैं, उसमें ये यूज करती है, तो कंपनी का ये रिजर्व है। तो रिजर्व्स जो होते हैं आप जानते हैं क्रेडिट होते हैं कंपनी के, है ना, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी होती है, तो इसको आप जो है टू सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से लिखेंगे, ठीक है। तो अमाउंट इसमें जो दीदी बैठी हुई थी क्या, अमाउंट जो उसमें फिल किया जाएगा वो फिल किया जाएगा बेटा, एप्लीकेशन में कितना आ गया, एप्लीकेशन में हमारे पास टोटल था 30,000, कैपिटल में हमारे पास था 20,000, प्रीमियम था हमारे पास 10,000। आई होप सो सबको समझ में आ रहा होगा। थर्ड एंट्री क्या होगी गाइस, थर्ड एंट्री होती है, देखिए पहले एप्लीकेशन का पॉकेट पूरा खत्म कर लीजिए। थर्ड एंट्री होती है कि जो आपके पास एक्सेस, सोइए नहीं सीधे बैठिए, चंचल, नारायणी देव इंटर कॉलेज, सिकंदरा, आगरा, नियर राधानगर, आगरा। देखिए तो जो आपका थर्ड एंट्री होती है, जो आपकी थर्ड एंट्री होती है वो आपकी रिटर्न की होती है, जो एक्सेस मनी आप रिटर्न कर रही हो। मैम आप एक्सेस मनी कौन सी रिटर्न कर रही हो, ये वाली, तो नंबरिंग थर्ड यहां आ जाएगी।
ये जो 1000 लोगों को आप 1000 शेयर्स पर आपने कुछ भी नहीं दिया था ना, उनका पैसा रिटर्न किया था, रिटर्न या रिफंड की थर्ड एंट्री होती है। तो वो थर्ड एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना भाई, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है 30,000। ठीक है, थर्ड एंट्री हो गई। फोर्थ एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन पर जो एक्सेस मनी आई थी प्रोरेटा ग्रुप में, उसको आपने अलॉटमेंट पर ट्रांसफर किया है या एडजस्ट किया है, उसको दिखाने की फोर्थ एंट्री होती है आपकी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नहीं, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री इसकी नरेशन होती है, इसकी थर्ड वाले की नरेशन थी बीइंग एक्सेस ऑफ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिटर्न्ड, इसकी होती है बीइंग एक्सेस ऑफ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। ठीक है, तो इसका जो अमाउंट है निकाल, हम सारे अमाउंट चुके हैं। यहाँ आपने कितना अमाउंट एडजस्ट किया था, 30,000। नंबरिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, 4 नंबर की एंट्री आपकी वाली हो गई। बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, 30,000 की ही अमाउंट से होगी वाली एंट्री। ठीक है, बहुत सारी बुकों में इसको मर्ज करके दिखा देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, इसके बाद 5th नंबर पर गाइस, अब कंपनी अपने 50,000 रुपीज़ का अमाउंट, नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है, कंपनी पहले ट्रांसफर कर देती है कैपिटल में, बाद में अमाउंट मिलता है, क्योंकि जिस दिन कंपनी को मन करता है पैसा मांगने का, वहां से कुछ टाइम कंपनी देती है पब्लिक को। जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को अवेल करने की, रिलीज करने की, तो वहां से टाइम लगता है कंपनी के पास पैसा आने में। तो कंपनी पहले कैपिटल में कन्वर्ट करके रखती है, बाद में वो रिलीज होता है अमाउंट। तो 5th एंट्री आपकी ड्यू की होगी। ड्यू की एंट्री क्या होगी 5th वाली, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइम ले रहा है, इसके बाद के क्वेश्चंस रॉकेट की तरह भागेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया आपका 50,000। नरेशन वही होगी कि बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और आप चाहें तो शॉर्ट में भी नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, क्योंकि अब तो आप अलॉटमेंट मनी पब्लिक से मांग रहे हैं, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। और फिर 6th एंट्री क्या होगी, ये पैसा आपको रिसीव हो गया, और जो रिसीव हुआ है डायरेक्टली इसकी होगी एंट्री 6th वाले की। तो 6th एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। कॉल इन एरियर्स अकाउंट नहीं ओपन होगा, कॉल इन एरियर्स अकाउंट ओपन कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। पहले विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आप कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन मत करना, अभी मैं वो भी सारी बातें समझाता हूं, पहले समझो। 6th एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इसमें अमाउंट आपका आएगा 18,000 रुपए। बच्चों 6th एंट्री जो होती है ना, उसके लिए आपके पास 2 पैटर्न होते हैं। 6th एंट्री मतलब जो आपको रिसीव कर रहे होते हैं, जहां पर कॉल इन एरियर, जब आपके साथ क्वेश्चन में कॉल इन एरियर होता है और उस कॉल इन एरियर को एडजस्ट करने के बाद आप रिमेनिंग अमाउंट जो रिसीव होता है उसकी एंट्री करते हो, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो या कोई भी इंस्टॉलमेंट हो। वहां पर जब आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हो कि कॉल इन एरियर से जो पैसा नहीं आया उसको एडजस्ट करने के बाद या उसको माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग शेयर होल्डर से जो पूरा अमाउंट अपना मिलता है उसकी जनरल एंट्री करते हो, तो उसको करने के लिए दो आपके पास पैटर्न होते हैं कि आप वहां पर कॉल उस एंट्री में कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करके भी एंट्री कर सकते हो और कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन ना करके भी एंट्री कर सकते हो। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, चॉइस इज योर्स। और अगर इन्फॉर्मेशन दे दिया है तो जैसे वो बोलेगा वैसे करना है। अच्छा, मैं अब आपको यहाँ पर एक हिंट देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आपको करना ये चाहिए बेटा कि अगर क्वेश्चन, आपको अपना पूरा क्वेश्चन पढ़ के देखना चाहिए। अगर क्वेश्चन के अंदर फॉरफीचर वाली प्रोसेस भी है, क्वेश्चन के अंदर वो क्वेश्चन को फॉरफीचर के दरवाजे तक ले जा रहा है, मतलब शेयर अंशों का हरण करवा रहा है, तो आप कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन मत करो, अगर कुछ नहीं बोला है तो। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में फॉरफीचर नहीं करवा रहा है तो आप कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन अपनी एंट्री में करो। ठीक है, तो कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन कैसे होता है वो आगे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, वहां समझा दूंगा। फिलहाल विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, और इस क्वेश्चन में तो फॉरफीचर भी है, आगे उसने अंशों को हरण भी किया है ना, तो क्या नीड है कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करने की, इसलिए मत करो। वो बाद में डिस्कस करेंगे, वो तब बता दूंगा सारी बातें। ठीक है, कॉल इन एरियर का तो यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कॉल इन एरियर अकाउंट बैलेंस शीट में जाएगा ही नहीं। अगर अंशों को फॉरफीचर किया जाएगा तो कॉल इन एरियर बैलेंस शीट में नहीं जाता, इसलिए नीड नहीं है।
ठीक है। इसके बाद 6th एंट्री वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको दोनों कॉलिन एरियर वाली बात समझा दी, हिंदी में कॉलिन एरियर को अवशिष्ट याचना बोलते हैं। 7th एंट्री क्या होगी बेटा, वही फिर अब कंपनी अगली इंस्टॉलमेंट मांग रही है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाली, तो कंपनी ड्यू करेगी। तो बच्चों जैसे 4 ये जैसे मैंने आपकी 5th एंट्री की है, ऐसे ही आप 7th एंट्री कर लोगे, क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री मैंने बोल दी, कर जाके लिख लेना, अमाउंट आएगा 30,000। फिर कुछ टाइम बाद कंपनी को रिसीव हुआ उसका पैसा, तो 8th एंट्री ये भी आप डायरेक्ट करना, कॉलिन एरियर ओपन मत करना इसमें। 8th एंट्री ये क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 27,000। तो ये तो हो गई आपकी 8 एंट्रियां, ठीक है। इन 8 एंट्रियों के बाद 9वें नंबर पर होगी आपकी फॉरफीचर की, ठीक है। तो अब ये फॉरफीचर वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए काम करते हैं, ऊपर का पैराग्राफ जो है वो रफ कर देते हैं, इसका पीडीएफ हम डाल देंगे। ओके, तो इसके बाद अब हम अपना बेटा आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 एंट्री हम कर चुके हैं, मैंने यहाँ से रफ कर दी है, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको इसका फोटो, नहीं तो आप बोर्ड से पहले भी वीडियो पॉज करके ले सकते हो। अब देखिए इसमें आगे कह रहा है एक्स के अंश जब्त कर लिए गए, तो जब्त कर लिए गए मतलब उसके अंशों को हरण कर लिया गया, तो उसकी एंट्री करेंगे पहले। एंट्री होगी 9वें नंबर की। बच्चों जब हम अंशों को पुट योर फोन ऑन वाइब्रेट मोड और साइलेंट मोड, हाँ, तो जब आप अपने अंशों को हरण करने की जनरल एंट्री करेंगे, तो गाइज एक्चुअली हरण कुछ बेसिकली कुछ अलग चीज नहीं होती। हरण का मतलब होता है सीधा सा, हरण कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। हरण के अंदर क्या होता है बेटा, सिंपल आपको कैंसिलेशन करना होता है। क्योंकि अंशों के हरण का ये मतलब है कि भाई आपको टाइम दिया गया था इंस्टॉलमेंट्स को पे करने का, आपने नहीं किया, तो लास्ट में कंपनी आपके अधिकारों को कंपनी के अंदर से समाप्त कर रही है और जो अंश आपके पास है उनको कैंसिल किया जाता है। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाना अंशों का हरण कहलाता है। तो इसमें एंट्रियों को रिवर्स किया जाता है। जो काम वो ऐसे समझो जिन चीज़ों के रिगार्डिंग हमने एंट्रियां की और वो काम हुए नहीं है उस डिफॉल्टर शेयर होल्डर से, तो उसको अपोजिट कर दो, वही कैंसिलेशन है। जैसे समझना, जैसे यहाँ पर उसने एप्लीकेशन तो दे दी थी, राइट, ना तो उसने अलॉटमेंट दी थी, ना उसने फर्स्ट कॉल दी थी। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि हरण की एंट्री बनती कैसे, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ना तो उसने फर्स्ट कॉल दी थी, ना उसने सेकंड कॉल दी थी, लेकिन आपने फर्स्ट कॉल की ड्यू में भी उसको शामिल कर रखा था। क्या आपने 100 शेयर घटा के फर्स्ट कॉल की ड्यू करी थी? नहीं ना, क्योंकि आपको सपने थोड़ी नहीं आ रहे थे कि वो पैसे नहीं देगा, वो तो दे नहीं पाया वैसे, ठीक है। तो जब आप सब लोगों से ड्यू कर रहे थे, सब लोगों से डिमांड कर रहे थे अलॉटमेंट की, आपने उससे भी मांगे थे, तो उसकी भी जनरल एंट्री उसमें इंक्लूड थी 100 शेयर्स की। जब आप अलॉटमेंट की ड्यू कर रहे थे तो उन 100 शेयर्स का पैसा भी 100 शेयर्स का अमाउंट भी उसके अंदर आपने ड्यू कर रखा था, राइट। फिर फर्स्ट कॉल पर भी जब आपने पूरा 1000 से ही तो ड्यू करा फर्स्ट कॉल का अमाउंट, 100 छोड़ के तो ड्यू नहीं करा ना। तो ना तो उसने अलॉटमेंट दी, ना उसने फर्स्ट कॉल दी, लेकिन आपने ड्यू करते टाइम उसकी एंट्री को उसमें दिखाया था। तो जो आपने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री की है उसको आप रिवर्स कर दीजिए। अगर आपने अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री जो की थी वो की थी, अगर आप ध्यान से समझो तो आपने अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री की थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आप इसको रिवर्स करिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यही होता है हरण और कुछ नहीं होता। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये आपने रिवर्स कर दिया। ये पूरे अमाउंट से नहीं करेंगे, सिर्फ उसके अमाउंट से करेंगे जो वो हमने जो उसको कर दिया था एंट्री पर, वो काम हो नहीं पाया था सक्सेस। ऐसे ही फर्स्ट कॉल की हमने ड्यू तो कर दी पर रिसीव नहीं कर पाए उससे पैसा, तो फर्स्ट कॉल की जो ड्यू की है उसको भी रिवर्स करो। फर्स्ट कॉल की ड्यू की हम लोग एंट्री करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन जब आप उसको रिवर्स करोगे तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। समझ में आ गया। और एक चीज, जो चीज वो दे चुका है उसको आप लोग एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जिसका नाम होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट या फॉरफिटेटेड शेयर्स अकाउंट। ये अकाउंट कंपनी की लायबिलिटी होती है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल, इट इज नॉट अ प्रॉफिट, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि इसको आप शेयर कैपिटल टाइटल के अंदर दिखाते हैं फॉरफिटेटेड शेयर्स को, ठीक है। ये अमाउंट आप क्यों लायबिलिटी के रूप में अलग से रखते हैं, ये भी कंपनी की एक तरीके की कैपिटल है, एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि कंपनी जब आपसे आपके अंशों को हरण कर रही है, बाद में किसी और को रीइश्यू करेगी, वहां पर जो नुकसान होगा वहां पर इसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा, तो तब वहां से जो कैपिटल कमाएगी वो यहां यूटिलाइज हो जाएगी, ठीक है ना। तो अलग से कैपिटल होती है कंपनी की। तो फिर आप जो पैसा वो दे चुका है उसको आप अलग से टाइटल में रख दोगे फॉरफिटेटेड शेयर्स या शेयर फॉरफीचर।
टू फॉरफिटेटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट कर दोगे क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी है, ठीक है। बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेटेड, ठीक है गाइस। अब देखिए अमाउंट की बारी आती है। भैया सीधी सी बात है, कैपिटल के अंदर ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि हरण की एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अंश पूंजी खाता किस राशि से डेबिट किया जाता है? अंशों पर मांगी गई कीमत से, अंशों की कॉल्ड अप वैल्यू से, एक अंश की जो कॉल्ड अप वैल्यू है उसके हिसाब से। यहाँ पर हमने उससे पूरे 10 रुपये तक इंतजार किए, पूरे 100 रुपये तक इंतजार किया था, पूरे लास्ट तक पैसे मांगे थे, उसके बाद ही तो हरण किया है। तो एक अंश की जो कॉल्ड अप वैल्यू वो यहाँ पर कितनी है? 100 इंटू कितने शेयर उसके डिफॉल्टर हुए? 100, तो 100 और 100 इंटू 100 करके 10,000 आ जाएगा। ठीक है। अलॉटमेंट पे क्या आएगा? अलॉटमेंट पे हमारा क्या आएगा? अलॉटमेंट पर ये आप देख ही चुके थे, उसका कितना डिफॉल्टर हुआ था? 2,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने से डिफॉल्टर हुआ था? वो 3,000 से, ठीक है। फॉरफीचर में वो क्या दे चुका होगा? या तो बैलेंसिंग कर लो, 2 और 3 5, 10 में से 5 गए तो 5। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है। कॉन्सेप्ट मैंने बोला था कि फॉरफीचर में वो डालते हैं जो वो दे चुका है, जिसे हम बाद में यूटिलाइज करेंगे कैपिटल की कमी को पूरा करने के लिए। तो वो क्या, कौन सी कैपिटल दे चुका है? देखिए कैपिटल है ये, फॉरफिटेटेड शेयर्स कैपिटल के कारण क्रिएट हो रहा है, तो कैपिटल को ही चेक करना। तो वो कैपिटल का कितना पार्ट दे चुका है? वो कैपिटल का 20 रुपया दे चुका है, क्योंकि 10 रुपये तो प्रीमियम है, प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, प्रीमियम तो गया यूजेस ऑफ प्रीमियम में, ठीक है। वो कैपिटल का कितना पार्ट दे चुका है बेटा? वो कैपिटल का पार्ट दे चुका है 20 दे चुका था ना, 20 रुपये दे चुका था ना, 20 इंटू 100, ठीक है, वो दे चुका है। देखिए चेक करके दिखाते कैसे बनाए। 20 इंटू 100 प्लस, आप गौर से देखिएगा 3,000 रुपये वो यहां पे भी तो दे चुका था एक्सेस, प्लस ये 3,000। कुछ होशियार बच्चे शांत रहे, होशियारी चलनी नहीं है, ठीक है। 20 इंटू 100, बालक हो तुम मेरे से ही पढ़े हो, 20 इंटू 100 2,000 प्लस 3,000, टोटल कितना बना? 5,000। वो ये ऐसे आया 5,000। ये चीज चेक करने के लिए बताई गई है आपको कि ये 5,000 कैसे आया है। कैपिटल का पार्ट है, फॉरफिटेटेड शेयर्स केवल कैपिटल के अमाउंट से क्रिएट होता है, तभी तो उसे शेयर कैपिटल ग्रुप में रखते हैं बैलेंस शीट में, क्योंकि ये क्रिएट ही बिकॉज ऑफ कैपिटल हुआ है। जो कैपिटल आपको, कैपिटल का वो पार्ट जो आपको रिसीव हो चुका है, सिर्फ वही जाएगा इसके अंदर। कैपिटल के 2 पार्ट आपको यहाँ रिसीव हुए हैं, एक ये 20 रुपीज़ की एप्लीकेशन और प्लस एक्सेस मनी विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिज कैपिटल, ठीक है, जो आपने उसके अलॉटमेंट पे यूटिलाइज की थी। इट मीन्स कि अलॉटमेंट का कुछ पार्ट ही हैज पेड टू यू, तो वो आपका शेयर फॉरफीचर में जाएगा, ठीक है। प्रीमियम तो यूजेस ऑफ प्रीमियम में गया, कैंसिलेशन नहीं होगा प्रीमियम का, ठीक है भाई। ये था आपका कॉन्सेप्ट, ये आपका फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट हो गया, बिल्कुल तमीज से समझा दिया मैंने इसमें। इसके बाद उसने क्या किया बेटा? इसके आगे बोला है इसने, और 50 रुपये प्रति अंश के हिसाब से वाई को पूर्णदत्त निर्गमित कर दिए गए। देखिए इसने क्या किया, कंपनी ने 100 शेयर्स आपसे फॉरफिटेट किए और तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति वाई को रीइश्यू कर दिए, पुनर्निर्गमित कर दिए। तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी? देखिए कंपनी के पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, देखिए 50 रुपए के हिसाब से आए 100 शेयर 5,000 रुपए, तो कंपनी का तो भाई नुकसान हो गया, क्योंकि कंपनी का एक शेयर पूर्णदत्त रूप में कितने का था? 100 रुपए का, लेकिन पूर्णदत्त रूप में पैसा कितना मिल रहा है? 50, तो कितने का नुकसान हो गया? 50 का ही नुकसान हो गया। लेकिन ये जो नुकसान है, ये जो कैपिटल की डिक्रीजिंग हुई है, ये इस फॉरफिटेड इसीलिए तो क्रिएट किया, इससे कवर की जाएगी, ठीक है ना। तो कितना नुकसान हो रहा है? 50 इंटू 100 5,000। और देखिए ये डिस्काउंट जो हम रीइश्यू पर जो डिस्काउंट दे रहे हैं, एक तरीके से इसको अगर हम सोचें तो हम अपने अंशों को पुनर्निर्गमित जो कर रहे हैं वो छूट पर कर रहे हैं, डिस्काउंट पर कर रहे हैं, क्योंकि 100 का शेयर हम वाई को कितने का दे रहे हैं? 50 का, तो कितने रुपए का डिस्काउंट हम उसको दे रहे हैं? 50 रुपए का। तो कभी कभी बोर्ड में ये भी पूछता है कि रीइश्यू के टाइम पर, ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी बोर्ड में ये भी पूछता है कि रीइश्यू के टाइम पर मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट कितना होता है? वो उतना होता है अप टू द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड इन शेयर फॉरफीचर। जो शेयर फॉरफीचर के अंदर अमाउंट पड़ा हुआ है, मैक्सिमम उतने डिस्काउंट पर आप शेयर रीइश्यू कर सकते हो। यहां पर आपके फॉरफिटेड में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है? 5,000, तो मैक्सिमम जो डिस्काउंट आप दे सकते हो वो 5,000 रुपए का दे सकते हो, और फॉर्चुनेटली 5,000 रुपए का ही वो यूटिलाइजेशन हो रहा है। फॉरफिटेटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, 100 इंटू 100 10,000,
आई थिंक बात समझ में आ गई होगी अच्छे से गाइज। इसके बाद एक और स्टेप होती है, एक यूनिवर्सल एंट्री, जिसे मैं नाम देता हूं, वैसे यूनिवर्सल बोलते नहीं है बट मैं बोलता हूं, पता नहीं क्यों, ठीक है। एक और एंट्री होती है यूनिवर्सल एंट्री, वो आपको फॉरफीचर के बाद, सॉरी, री इश्यू के बाद करनी होती है। वो एंट्री कैसे करनी होती है? वो एंट्री आपको ऐसे करनी होती है कि इस क्रेडिट के फॉरफिटेटेड शेयर्स में से जो डेबिट का फॉरफिटेटेड शेयर है उसको माइनस करके जो बैलेंसिंग फॉरफिटेटेड शेयर होता है, भाई क्या शेयर तो रीइश्यू हो चुका, पूर्णदत्त तो हो चुका, अब कोई नीड है नहीं, तो काहे की कैपिटल ले जाओ इसे रिजर्व एंड सरप्लस में। तो इस रिमेनिंग फॉरफिटेटेड शेयर्स को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके यूजेस ऑफ कैपिटल रिजर्व की तरह से इसे इस्तेमाल करते हैं। तो भाई लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन के अंदर फॉरफिटेटेड शेयर क्रेडिट में भी 5000 है और फॉरफिटेटेड शेयर डेबिट में भी 5000 है, इसीलिए वो यूनिवर्सल एंट्री नहीं हो पाएगी। अगर होती तो वो एंट्री क्या होती? फॉरफिटेटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व रिमेनिंग अमाउंट से, क्रेडिट के फॉरफिटेटेड शेयर्स में से डेबिट का फॉरफिटेटेड शेयर्स घटाकर, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें आता है बोर्ड में 1 मार्क का। अभी मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट का तो मैंने डिस्कशन कर लिया आपसे। कभी कभी बोर्ड में एक क्वेश्चन और पूछता है कि री इश्यू के टाइम पर वो अमाउंट बताओ जो मिनिमम उसको चाहिए होता है। तो गाइज जो मिनिमम अमाउंट होता है वो कितना होगा? जो वो नहीं दे पाया है, जो प्रीवियस डिफॉल्टर शेयर होल्डर था ना, जितने रुपए से वो डिफॉल्टर हुआ है वो मिनिमम प्राइस होगा रीइश्यू का एक शेयर का। प्रीवियस डिफॉल्टर शेयर होल्डर एक शेयर पर जितने प्राइस से, एक शेयर पर जितने रुपए से डिफॉल्टर हुआ है उतना ही तो हमें दूसरे से चाहिए, तो वो होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ रीइश्यू ऑन वन शेयर। समझ में आ रहा है? कैपिटल की बात होती है यहां पर। क्लियर हो गया? तो ये 2 क्वेश्चन है जो बन सकते बोर्ड में। आई थिंक सो आज के सेशन में बहुत कुछ समझ में आया होगा, बाकी की भी बात करेंगे कल। थैंक यू गाइस।